हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टडी चल रही है एमसीक्यूज़ हिस्ट्री की और ये प्रैक्टिस सेट नंबर सी है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट ए सॉल्व किया था जो कि ओल्ड पेपर से रिलेटेड था, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट बी सॉल्व किया जो कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ थे हिस्ट्री के। और अभी हम प्रैक्टिस सेट सी पर आ गए हैं जहां पर हम 50 क्वेश्चंस टारगेट रख के चल रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर किया करिए, कॉम्प्लीमेंट दिया करिए। तो जैसा आप कमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने स्टडी पेपर पे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम आ गए अपने स्टडी पेपर पे और ये रहा पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो आर्य शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें वेदों में मिलता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक और प्रचलित अर्थ में आर्य एक जाति का नाम है जो यूरोप से भारत तक अनेक देशों में विस्तृत है। निम्न में से कौन सा देश आर्यों का नहीं माना जाता है? तो आर्यों का जो देश नहीं माना जाता है वो है चीन। भारत, ईरान, जर्मनी ये आर्यों के देश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो था व्रीहि, चावल। व्रीहि को चावल कहते हैं। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो इसमें जो दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि आर्य शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। सामान्यतः आर्य लोग वध नहीं करते थे। तो किस प्राणी का वो वध नहीं करते थे? गाय होगा। गाय का वो वध नहीं करते थे क्योंकि वो उसको पवित्र मानते थे। बैल, घोड़ा और भैंसे थे जिनको उतना पवित्र नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 6। आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से किसके वक्तव्य प्रसिद्ध हैं? तो आर्य के संबंध में जो प्रमुख वक्तव्य प्रसिद्ध है वो है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के मूल निवास स्थान संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए विद्वानों ने अनेक आधार प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से कौन सा आधार सत्य है? तो जो सत्य हो रहा है वो हम देख लेते हैं। पहला दे रहा है इतिहास, भाषा विज्ञान है, ये तो आधार था। इसके बाद भाषा विज्ञान, पुरातत्व, ये भी आधार था। शरीर रचना शास्त्र, शब्दार्थ रचना शास्त्र, तो ये भी होगा। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो कौन सा प्रतिपादन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन बी होगा, भूमध्य सागरीय सिद्धांत। ऐसा कोई भी सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया था। अंटार्कटिक प्रदेश का सिद्धांत प्रतिपादित है। मध्य एशिया का सिद्धांत ये भी प्रतिपादित है और भारतीय सिद्धांत ये भी प्रतिपादित है। ऋग्वेद की रचना तिथि पर विद्वानों ने अलग अलग तिथि प्रस्तुत की है। निम्नलिखित में से मैक्स मूलर द्वारा निर्धारित तिथि कौन सी है? तो मैक्स मूलर के द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई है वो है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व।
आर्यों के मूल निवास के विषय में मैक्स मुलर ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसका मुख्य आधार है। तो किस आधार पर इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वेद और आवेस्ता। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास अंटार्कटिक प्रदेश बताया है। उनके द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो इनका जो आधार है वो होगा आर्यों को एक लंबे दिन व एक लंबी रात का एक वर्ष होना ज्ञात था। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यवत में आकर बस गए। यह मत है अल-बरूनी के द्वारा ये मत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्यों का मूल निवास यूरोप सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने किसको आधार माना है, यानी किस आधार पर यूरोपीय घोषित करने की कोशिश की है? तो ये था भाषा के आधार पर। आर्यों का आदि देश यूरोप सिद्धांत के सर्वप्रथम समर्थक थे फिलिपो सेसिटी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आर्यों का आदि देश पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट था। इस मत के प्रतिपादक हैं, तो इस मत के प्रतिपादक है मच। आर्यों का आदि देश यूरोप सिद्धांत के समर्थकों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से निराधारक तर्क है। तो कौन सा तर्क निराधार है? तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा, यह बड़ा समुद्र है जिससे नाव द्वारा आर्य दूसरे देशों में गए होंगे। आर्यों का आदि देश रूसी तुर्किस्तान है, यह वक्तव्य है। तो ये वक्तव्य दिया गया था हर्ट्जफेल्ड के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। आर्य प्रारंभिक समय में पर्यटनशील थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमा करते थे। उनका प्रारंभिक व्यवसाय था। तो उनका प्रारंभिक व्यवसाय क्या था? तो कृषि और पशुपालन। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करने वाले थे। तो किसने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्वामित्र, वामदेव और गत्समद, वामदेव, वशिष्ठ, अत्रि। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियां हैं। तो ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हमें मिलता है? तो मिलता है सिंध, सरस्वती, द्वादवती और पंजाब की 5 नदियों का। ऋग्वेद में वर्णित सैनिक इकाइयां हैं। तो सैनिक इकाइयां हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शर्द, वात, व्रात और गण। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद काल में अनस शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है? तो अनस शब्द का प्रयोग किया जाता है बैलगाड़ी के लिए। ऋग्वेद काल में पथिकृत शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है? तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है अग्नि देवता के लिए। ऋग्वेद काल में भिषज
कहा जाता था? भिषज कहा जाता था वैद को। भारत में आगमन के समय ऋग वैदिक आर्य श्रेणियों में विभक्त थे। तो अभिजात, पुरोहित और सामान्य जन में ये विभक्त थे। फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है, हम देखते हैं जो क्वेश्चंस कल मैंने आपको प्रोवाइड किया था, आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, उसके उत्तरों को। तो हमें क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करना था और यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले दे रहा है कथन, पतंजलि यह साक्ष्य देते हैं कि मौर्य काल में धन के लिए नए पथ अंधविश्वास परिवर्तित हुए। करेक्ट है। और रीजन दे रहा है, राज्य में किसी भी अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करने के लिए कोषागार का पर्याप्त भरा होना रहना आवश्यक था। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा उत्तर पंथ, उत्तर पंथ को हम कर देंगे तक्षशिला से। इसके बाद आवंती, आवंती को करेंगे उज्जैनी से। प्राशी, प्राशी को करेंगे पाटलिपुत्र से। कलिंग को करेंगे तोसाली से। तो हमारा उत्तर बी करेक्ट होगा। तो आप सब ने जो कमेंट दिए हैं पवन और प्रिया बोध, तो आपके जो भी उत्तर हैं वो इसमें सही हैं, जहाँ तक है आपने जो उत्तर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तर पंथ, तक्षशिला, आवंती, उज्जैनी, प्राशी, पाटलिपुत्र और कलिंग तोसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो मौर्य काल का जो नहीं है उसी को हमें चूज करना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। ये मौर्य काल का नहीं है। सारनाथ सिंह शीर्ष, धौली हस्ती और रामपुरवा, ये सभी के सभी मौर्यकालीन हैं। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आया है। तो कथन कहता है, वर्ण संकर का धर्मशास्त्र के लेखकों ने अत्यधिक समर्थन किया। बात सही है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। रीजन दे रहा है, यह मिश्रित जातियों के प्रसार में सहायक हुआ। ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन से सुदर्शन झील से संबद्ध हैं? तो सुदर्शन झील से जो संबद्ध हैं वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त और अशोक और रुद्रदामन। चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन। तो हमारा ऑप्शन इसमें बन जाएगा 2, 3, 4। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। सांची स्तूप, सांची स्तूप संबंधित है अशोक से। फिर पुरुषपुर पैगोडा कनिष्क से। इसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख, ये हम करेंगे खारवेल से, उड़ीसा खारवेल। और सिनकोट अभिलेख, सिनकोट अभिलेख करेंगे मीनाडर से। फिर से देख लेते हैं, सांची स्तूप अशोक, पुरुषपुर का पैगोडा कनिष्क, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल और सिनकोट अभिलेख मीनाडर से। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो देख लेते हैं इसे।
ये कहता है चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रपों के विरुद्ध विद्रोह भड़काया, करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा देखा था, ये भी करेक्ट है, लेकिन रीजन नहीं दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 गद्यांश दिया गया है। जहाँ यवन राजा जिसका नाम अंतियोग है शासन करता है और अंतियोग के राज्य के परे 4 राजाओं तूलमाया, औतिक, मक, अक्यो, शुदान का क्षेत्र है ब्लैंक लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अशोक के अभिलेख से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें क्या विचार करना है? इनमें से किनके संबंध में अर्थशास्त्र तथा अशोक का अभिलेख पूर्ण साम्यता रखता है? पूर्ण साम्यता किनसे रखता है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवाहन से। क्वेश्चन नंबर 35 कथन कहता है अशोक के अभिलेख उसके राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए हैं, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिला है। करेक्ट है। रीजन दे रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। ये भी करेक्ट है और व्याख्या भी दे रहा है, इसी कारण उसका जो अभिलेख है इस भाग में नहीं पाया गया। तो हमारा ये जो बनेगा उत्तर ए आर दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। 36 आपने अपने धम्म निर्देशों को आम जनता तक प्रचारित करने की इच्छा से अशोक ने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली राजआज्ञाओं में प्राकृत के साथ साथ यवन तथा आर्मेयिक का भी उपयोग किया है। सही है। फिर यवन तथा आर्मेयिक भाषा लोग उत्तर पश्चिम की आबादी का एक भाग था। ये भी करेक्ट है और इसका कारण भी दे रहा है, तो हमारा उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेगास्थनीज का कथन था कि उसके भ्रमण के समय भारत में दास नहीं थे, दासों की वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो ये हमारा करेक्ट है। और मेगास्थनीज दासों और उनके स्वामियों में विभेद कर पाने में असमर्थ था, क्योंकि दासों के प्रति उनके स्वामियों का दयालु पूर्ण व्यवहार था। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इसका कारण दे रहा है वो भी स्पष्ट हो रहा है। तो हमारा उत्तर जो बनेगा ए आर दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण दे रहा है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख संख्या धौली में स्थित नहीं है। धौली में स्थित नहीं है, करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है अशोककालीन निवासियों को अपनी विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहता था। ये गलत हो रहा है, तो हमारा उत्तर बन जाएगा ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा एक लक्षण यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजत्व का लक्षण नहीं था? तो इसमें जो हमारा उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था। ये इसमें उत्तर नहीं बनेगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए कहता है राजा सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे। ये भी करेक्ट है। बी कहता है राजा का प्रिय व्यसन आखेट था। ये भी करेक्ट है। राजा को मुदित करने के लिए पशु युद्ध का आयोजन
किया जाता था, ये भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा ये उत्तर जो बनेगा वो हो जाएगा डी, राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था, ये कोई राजत्व के लक्षण नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्न में से कौन सा एक शासक अमित्र घात शत्रु का नाश करने वाले के नाम से जाना जाता था? तो कौन वो शासक था? तो वो था बिंदुसार। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासक के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? तो ये था वर्णन मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने सौराष्ट्र अंचल से जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? तो यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं, नीचे कूट की सहायता से हमें सही उत्तर की पहचान करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी के सभी आ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया कहाँ से शासन कर रहा था? तो इसका जो शासन था वो था सीरिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। श्रवण बेलगोला स्थित है, तो श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? दक्षिण भारत गया था भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य। ये रिपीट भी हो रहा है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। क्वेश्चन नंबर 47। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था वो था वैश्य पुष्यगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? सौराष्ट्र विजय की जो पुष्टि होती है वो होती है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य की एक यूनानी पत्नी थी, इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? तो इसकी सूचना हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कल मैंने आपको दिया था। निम्न में से किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? तो किस स्रोत से ये पता चलता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, अशोक का 13वां शिलालेख। ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं थैंक्स देना चाहूँगी कमेंट करने के लिए पवन कुमार और प्रिया बोध को, जिन्होंने ढेर सारे कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास किया है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कमेंट्स की। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। और आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसको कि आपको सॉल्व करना है, जिसका सोल्यूशन हम कल देखेंगे। वो क्वेश्चन है ओल्ड पेपर के, तो उनको सॉल्व करते जाइए, इसके साथ आपका रिवीजन होगा। और कल हम इसका व्याख्यात्मक हल देखेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको जो सॉल्व करना है, आप विद रेफरेंस भी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है? तो ये ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ। कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है उसको हमें चूज़ करना है।
तो इसका कल हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे। नंबर 2 है वह वेद जिसमें संगीत का उल्लेख है, इसमें टिक मार्क भी किया हुआ है। तो और जो जिसमें टिक नहीं है वो ही केवल आंसर्स आपको देने हैं। जैसे कि वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है, तो कहाँ से हमें उपलब्ध होती है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओल्ड पेपर की स्टडी हम करेंगे। आपको मैं पहले ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको रेफरेंस इसका मिलता है तो आप रेफरेंस के साथ कमेंट कर सकते हैं। और कल मैं आपको इसका व्याख्यात्मक हल प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। नारद ने दासों के प्रकार की कितनी संख्या दी है। और इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य अभिलेख में जिस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है वह कौन सी लिपि है। फिर आ जाता है वह व्यवस्थाकार जिसने संपत्ति के विभाजन की प्रथा प्रथम बार व्याख्या की, तो वो कौन था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये सारे ऑप्शन यज्ञवल्क्य के लास्ट में डी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो आप इसे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं केवल आपको एंशिएंट के ही क्वेश्चन दे रही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस में सुमेलित करने का। यहाँ पे दिया है सेनानी, पुरोहित, ग्रामीण और जजमान। दूसरी तरफ मारुति, अग्नि, इंद्र और बृहस्पति, इनको आपस में सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तिनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो तिनाई सिद्धांत का जो प्रयोग हुआ है उसकी व्याख्या के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, अगर आप लेकिन उस नंबर का यूज़ केवल आप व्हाट्सएप और स्टडी के लिए करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे तिनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे आप उत्तर दे सकते हैं। उत्तर कादंबरी की रचना करने वाले थे, तो कौन उत्तर कादंबरी की रचना करने वाले थे। नंबर 10 है वह चोल शासक जिसने शैव होते हुए भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो इसमें से कौन हो जाएगा। चोल राजा के लिए खंड राज्य का प्रतिपादन किसने प्रस्तुत किया। 12 नंबर है पढ़ तथा मापक किस राजवंश की मुद्राएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 वह विदेशी यात्री जिसने अपने देश लौटने के बाद भारतीय प्रतिपक्षों से पत्रों का आदान प्रदान किया। 14 है नीचे कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। ए कहता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्ष को एक अत्यंत शक्तिशाली शासक बताया गया है। कारण देता है तथापि उपरोक्त अभिलेख उसकी पराजय का वर्णन करता है। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है, आपको उत्तर देना है। और ये लास्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन की संख्या भी कम कर दी है। मैं देख रही हूँ कि आप लोग लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है। तो यहाँ पर सुमेलित करने का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए ज़रूर प्रयास करिएगा, क्योंकि ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो अब हम सीक्वेंस वाइज फ्राइडे हम लोग ओल्ड पेपर की स्टडी करेंगे, लेकिन व्याख्यात्मक तरीके से। तो इसमें आप भी हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका रेफरेंस मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके सही उत्तर और उसका रेफरेंस दे सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ उसे यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी वीडियो में। और कल देखते हैं, कोशिश करते हैं 6 o'clock लाइव होने की मैं कोशिश करूँगी। 6 o'clock लाइव होके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। दंडी दिया हुआ है, वाकपति दिया है, अश्वघोष दिया है और राजशेखर दिया है। तो और दूसरी तरफ दिया है गौड़वाह, बुद्धचरित, कपूर मंजरी और दशकुमार चरित। तो कल हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो ओल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सीक्वेंस वाइज और व्याख्यात्मक हल के साथ। तो इसमें आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक आपको नंबर प्रोवाइड किया है। ये नंबर देने का रीज़न केवल एक ही है कि जो ओल्ड पेपर है उसकी हम अच्छे से स्टडी कर सकें मिलजुल कर, और इसका व्याख्यात्मक हल हम निकालेंगे। और कल जो पेपर अभी आपको मैंने जो पेपर दिखाया है, कल उसी पेपर का हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे।
तो अगर आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल व्हाट्सअप करें, और स्टडी के पर्पज़ से ही मैंने केवल नंबर आपको प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा इस वीडियो के आई बटन में जाकर आप ओल्ड पेपर भी देख सकते हैं, जो कि मैंने 2004 से लेके 2000 जो 19 पिछले साल दिसंबर में जो लास्ट पेपर हुआ है, वहाँ तक के सारे पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो अब उसी का हम व्याख्यात्मक हल के साथ उसे स्टडी करेंगे। इस तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम पेपर की स्टडी भी कर लेंगे। तो 6 o'clock आप रेडी रहिएगा। एक पोस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कल। वैसे 6 o'clock का टाइम रहेगा लाइव क्लास के लिए। तो कल कोशिश करते हैं, अगर नेट की प्रॉब्लम नहीं हो तो कल 6 o'clock हम ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे अगर समय मिलेगा तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी प्रोवाइड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।